हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैं माफिया लवर का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। यहाँ लास्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो हमारी आर्या और राधिका होते हैं, ये दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के। आर्या राधिका ये दोनों ही किस करते हैं, उसके बाद हक करके दोनों साथ में थे, जिससे उन दोनों को एक अजीब सा ही सुकून मिल रहा था। राधिका शुरू में तो आर्या को हक नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी धीरे से आर्या को बैक हक करती है, जिससे आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यहाँ पहले एक सॉन्ग है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ऐसे ही इन दोनों के बीच एक रात का वक्त होता है। आरा का मेंशन दिखाया जाता है। राधिका बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। गार्डन हल्की रोशनी में चमचमा रहा था, घास पर हल्की हल्की ओस की नमी थी। पास ही फाउंटेन से एक पानी की आवाज़ आ रही थी, जो कि खामोशी में एक अजीब सा सुकून दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, जो दिन की सारी थकान को अपने साथ कहीं दूर ले जा रही थी। गार्डन के बीच घास पर राधिका बैठी थी, अकेली शांत। वो चांद की तरफ देख रही थी, चांद की रोशनी की तरफ। गार्डन के बीच हल्की हल्की ग्रासेस थीं जिस पर राधिका बैठी थी। वो सुकून महसूस कर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। और आर्या, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी उसे ही देख रही थी। आर्या धीरे से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास आकर बैठ जाती है। राधिका की नज़रें अभी भी सिर्फ चांद पर थीं, लेकिन आर्या, उसकी नज़रें राधिका पर। कहाँ खोई हुई हो चांद की खूबसूरती में। आप यहाँ क्या कर रही हैं। जैसे तुम चांद की खूबसूरती में खोई हुई हो, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी खूबसूरती में खोई हुई हूँ। वैसे चांद कभी इतना खूबसूरत पहले नहीं लगा जितना अब लग रहा है, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। नूर। नूर सुनते ही राधिका कंफ्यूज होकर आर्या की तरफ देखने लगती है और कहती है, नूर? यहाँ नूर कौन है। आर्या स्माइल करते हुए राधिका के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को पीछे करते हुए कहती है, तुम? मैं? पर मेरा नाम तो राधिका है। हाँ, वो मुझे पता है कि तुम्हारा नाम राधिका है, पर सबके लिए तुम राधिका हो, लेकिन मेरे लिए तुम नूर हो। वो नूर जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशी आई, जो मेरे मुस्कुराने की वजह है, जो मेरे जीने की एक वजह है, और सिर्फ तुम ही हो। सिर्फ तुम। खुद के लिए नूर वर्ड, नूर नेम सुनकर राधिका की सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। वो आर्या की आंखों में देख पा रही थी अपने लिए प्यार, जो आर्या के वर्ड्स में ना था। वो दोनों का एक दूसरे के आंखों में खोए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, जैसे उनके अलावा उनके आसपास सारी चीज़ें थम गई हों। इतना प्यार कब हुआ? जब से तुम्हें देखा तब से, उसी पल से। पर आर्या, मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है। आर्या राधिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें अपने होठों के पास लाकर किस करती और कहती, तो आदत डाल लो मिस राधिका, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आई एम डिवोटेड टू यू। और ये वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा और भी डीप होता जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में अब तक काफ़ी दुख देखा है, और मैंने भी तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है, लेकिन जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी गलती को सुधार सकती हूँ, और अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूँगी कोई, क्योंकि सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें दर्द देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जिसने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, वो दुनिया में नहीं, और ना ही आगे रहेंगी। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उन्हें छुपाने के लिए वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है। लेकिन आर्या ये नोटिस कर लेती है। वो उसके आंसू को अपने हाथों से साफ करके उसकी आंखों पर किस करती है। अब एक आंसू नहीं, और तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इश्क का फ़ायदा क्या होगा
अगर तुम मेरी बाहों में आकर भी रो ना सको? क्या फ़ायदा अगर तुम अपने दिल की बात को मुझसे बयां ना कर सको? और वैसे भी तुम मुस्कुराते हुए और गुस्सा करते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो नूर। आर्या राधिका की नाक पर पिंच करती है। ये सुनकर राधिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी आर्या अपनी पॉकेट से एक पायल निकालकर राधिका के पैरों को अपनी गोद में रखकर उसे पहनाती है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती और ना ही कभी खुद को माफ़ कर सकती हूँ जब मैंने तुम्हें हर्ट किया था। सिर्फ सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। लेकिन उस दिन के बाद मैंने हर एक दिन अपने आप को हर्ट किया है। वही दुख खुद को दिया है। फिर भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकी और ना ही कभी कर पाऊंगी। राधिका उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। आर्या, मैं आपको उस बात के लिए बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने वो क्यों किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि उस नफ़रत के बीच में आपने मुझे कभी भी फिज़िकली हर्ट करने की कोशिश नहीं की। और अगर उस दिन आपने कर भी दिया था, तो भी मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। आपको इतना गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद को चोट पहुँचाने की, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे हर्ट होते नहीं देख सकती, इस तरह से मैं भी आपको हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी तो आपकी फ़िक्र है, बिकॉज़ आई ऑल्सो फाइंड माई डिवोशन इन यू। उसके वर्ड्स आर्या को सुनकर सुकून दे रहे थे। आर्या अपना सिर उसके कंधे पर रखती है और आर्या भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ चाँद की तरफ देख रहे थे। ये पल उन दोनों के लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अब परफेक्ट थे। ठंडी हवा और भी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। चाँद की रोशनी में उन दोनों का चेहरा चमक रहा था। आर्या कहती है, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकती हो और हुक्म दे सकती हो। एक्चुअली मैं हमेशा से ही एक क्लासिकल डांस सीखने के लिए डांस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन आंटी आंटी ने मुझे कभी एडमिशन नहीं लेने दिया। क्या मैं अब एडमिशन ले सकती हूँ? आर्या अपना चेहरा राधिका की तरफ करते हुए कहती है, बस इतनी सी बात? अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन यहाँ की सबसे बेस्ट डांस एकेडमी में करवाऊंगी और तुम जब चाहे ज्वाइन कर सकती हो और तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो या मुझे हुक्म देती रहो, क्योंकि आर्या हमेशा उसकी नूर की ही लिए हमेशा से हाजिर रहेगी। तभी आर्या मुस्कुराते हुए उसके सामने झुकती है, जिसे देखकर राधिका हंसने लगती है। अब हमें अंदर चलना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। आर्या उठाकर राधिका को देखते हुए बोली, और इससे पहले राधिका कुछ बोल पाती वो उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। और राधिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हें अपनी बाहों में भर कर अंदर ले जा रही हूँ? अरे वो भी तो मुझे पता है, पर मैं खुद जा सकती हूँ ना। आपको मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम खुद जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर ले जाना चाहती हूँ। तो तुम सवाल करना बंद करो यार। आर्या राधिका को बेड पर लिटाती है और फिर उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है और सो जाती है। अगले दिन दोपहर का वक्त होता है। आर्या राधिका का एडमिशन एक बेस्ट एकेडमी में करवाती है। केशव राधिका को एकेडमी में ड्रॉप कर देता है, जैसे किसी ने उसे ऑर्डर किया था कि वो हर पल राधिका की सेफ्टी के लिए उसके साथ रहे, एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़े। राधिका डांस एकेडमी से बाहर आते हुए कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, जिनसे उसकी मुलाकात आज ही हुई थी और वो उनकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वो बातें कर रही थी, तभी उसके साथ वही लड़की सामने देखते हुए बोली, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे इसका नंबर चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर बाकी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगी और एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं। और जैसे ही राधिका उनकी तरफ देखती तो हैरानी से मुंह बनाते हुए सामने की तरफ देख रही थी, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद आर्या खड़ी हुई थी। वो कार के सहारे खड़ी हुई अपना फ़ोन देख रही थी। आंखों पर सनग्लासेस थे और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी, जिससे देखने में वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी और हॉट लग रही थी। राधिका उसे घूर कर देखती है और एक बार उन लड़कियों की तरफ जो अभी भी आर्या को देखे जा रही थी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ एंड शी इज़ माइन। ये सुनते ही वो लड़कियां राधिका को हैरानी से देखने लगती हैं। क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, इनसे मेरी शादी हुई है। वो लड़कियां थोड़ी शॉक्ड होती हैं कि मतलब उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर एक लड़की कहती है, वाओ राधिका, तुम बहुत लकी हो यार।
जो तुम्हें इतनी इतनी गुड लुकिंग पार्टनर मिले। I'm जेलस यार। राधिका स्माइल करती है और उन्हें बाय बोलकर आर्या के पास आती है। वो हल्के से आर्या के पैर पर मारकर मुंह बनाते हुए बोली, बस करो शो ऑफ करना, लड़कियों को इम्प्रेस कर रही हो। अब चलो घर चलते हैं। अभी जो हमारी आर्या होती है वो कहती है, यार मैं तुम्हारी हूँ और हॉट हूँ, इसमें मेरी क्या गलती। कोई मुझे पसंद करता है या कोई मुझसे इम्प्रेस हो जाता है सिवाय तुम्हारे, उसमें मेरी क्या गलती है। बाय द वे ये जेलस हो रहा है। आर्या राधिका को चिढ़ाते हुए बोली, नॉट फनी। आर्या राधिका के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलती है और राधिका उसे घूरते हुए अंदर बैठ जाती है। वो उसके गुस्से पर हंसते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है और वो दोनों डांस एकेडमी से निकल जाते हैं। मेरे साथ तो केशव जी थे, तो आप यहाँ क्यों आए? क्या मुझे इसके लिए किसी की रीज़न की ज़रूरत है? मेरा तुम्हें देखने का मन कर रहा था इसलिए मैं आ गई। तभी जो राधिका होती है वो कहती है, लेकिन आपका काम। आर्या कहती है, अरे तुम्हारे सामने काम कुछ नहीं है, सो रिलैक्स। अच्छा आर्या, मुझे मार्केट जाना है। मुझे चूड़ियाँ और थोड़े से झुमके लेने थे। आज मेरा बहुत मन है, तो चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं और राधिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि चारों तरफ अच्छे अच्छे सामानों की दुकानें थीं। कहीं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, तो कहीं प्यारे प्यारे से झुमके। राधिका एक एक करके सारी दुकानों में घूम रही थी और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे देखकर आर्या भी स्माइल करती है। तभी राधिका एक चूड़ियों की दुकान पर रुकती है, जहाँ उसे कुछ कांच की चूड़ियाँ पसंद आ जाती हैं। जैसे ही वो दुकानदार उन चूड़ियों को राधिका के हाथ में पहनाता है, उससे पहले ही आर्या राधिका के हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और उन चूड़ियों को खुद उसके हाथों में पहनाती है। मैं तुम्हें पहनाती हूँ और मेरी नूर किसी और के हाथों से नहीं पहनेगी। राधिका आर्या की पोजेसिवनेस, उसकी प्रोटेक्टिवनेस को देख पा रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। राधिका खुद के लिए चूड़ियाँ खरीदती है और मिरर में खुद झुमके चूज़ कर रही थी और आर्या उसमें खोई हुई थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। इधर घर पहुँच कर ये दोनों घर पहुँच जाते हैं। मेंशन का स्टडी रूम हमेशा की तरह मतलब थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन थी वहाँ की। कमरे में जल रही पीली सी रोशनी, आर्या और केशव और ईशान के बीच एक बड़ी सी मुसीबत। शायद से कोई बात थी जो इन्हें परेशान कर रही थी। वो थी एक बड़ी डील। एक बड़ी डील के बीच रास्ता निकाल रहे थे लोग। केशव, जो कि आर्या का सबसे भरोसेमंद आदमी था, राधिका का सामान राधिका की बहुत रिस्पेक्ट करने वाला था। वो आर्या और ईशान के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। इसकी फाइलें मेज पर फैली हुई थीं। वो आर्या की आंखों में देखते हुए बहुत ही सरकास्टिक वे में बोला, मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि ये डील हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये सारी इसी चीज़ पर टिकी है, जिसके लिए आपका खुद इस बिज़नेस ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़ाइल, होटल और मीटिंग का शेड्यूल ऑलरेडी रेडी कर दिया है, बस आपकी एक फ़ाइल परमिशन का वेट कर रही है। ईशान उसे देखने लगता है कि आर्या गहरी सोच में डूबी हुई है। आर्या के माथे पर लकीरें थीं, जो कि साफ परेशानी की नज़र आ रही थीं। ईशाना ने उसकी सिचुएशन को समझते हुए कहा, हाँ आर्या, केशव की बात में दम है। अगर तुम इस बिज़नेस ट्रिप पर जाती हो तो हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशन को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कि तुम जिस वजह से इरिटेट और परेशान हो रही हो, मैं उसे अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं यही मेंशन में रहूँगी। मैं एक पल भी राधिका को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो जो शनाया है, शनाया चाहकर भी कभी कुछ नहीं कर पाएगी, तो तुम्हें बार बार उसके बारे में सोचकर अपना सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। केशव कहता है, जी मैम। आप उस शनाया के बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत करिए। वो इंसान भले ही खुद को कितनी भी शातिर क्यों ना समझती हो, पर वो चाहकर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ख़ास करके राधिका मैम का। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत हो। वो ना तो पास्ट में आपका कुछ बिगाड़ सकी थी और ना ही अब कुछ कर पाएगी, चाहे वो कितनी ही गंदी साजिशें क्यों ना चल लें। और वैसे भी मैम, अगर उसे सच में अटैक करना होता तो वो अब तक कई बार कोशिश कर चुकी होती। वो इतने दिनों से शहर में है, लेकिन अब तक उसने कुछ नहीं किया। आरा ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाकर उन दोनों की तरफ देखा। दोनों की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था। नहीं केशव, तुम गलत सोच रहे हो।
मैं उस शनाया की रग-रग से वाकिफ़ हूँ। हमें अपने दुश्मन को कभी भी इतना कमज़ोर या शांत महसूस नहीं करना चाहिए। अगर वो पूरे 7 साल बाद अपनी नफ़रत की आग बुझाने और मुझसे रिवेंज लेने के लिए वापस आई है, तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाली। वो इतने दिनों से यहाँ है, लेकिन बिल्कुल खामोश। इसका मतलब कि ये तूफ़ान के आने के पहले की शांति है। उसके दिमाग में ज़रूर कोई बहुत बड़ी, ख़तरनाक प्लानिंग चल रही है। मुझे राधिका की फ़िक्र है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये बिज़नेस डील भी उतनी ही ज़रूरी है। ईशाना ईशाना ने आर्या के कंधे पर हाथ रखकर और उसे समझाने वाले लहजे में कहा, आर्या, तुम्हारी फ़िक्र बिल्कुल जायज़ है। राधिका तुम्हारी जान है और उसकी फ़िक्र होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 दिन की ही बात है। और मैं और केशव यहाँ हम साए की तरह रहेंगे। हम इन 3 दिनों में एक बार भी मेंशन से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही किसी को अंदर आने देंगे। सिक्योरिटी पूरी तरह से दोगुनी कर देंगे, इतनी कि एक परिंदा भी बिना इजाज़त के यहाँ पर नहीं मार पाएगा। पर वैसे भी अगर राधिका को ये पता चला कि तुम उसकी वजह से इतनी बड़ी डील छोड़ रही हो, तो खुद तुम्हें ज़बरदस्ती ट्रिप पर भेज देगी। फिर तुम उसके सामने वैसे भी कुछ नहीं कह पाओगी। इससे बेहतर तो है कि तुम जल्दी और जल्दी अपना काम ख़त्म करके वापस लौट आओ। अब इस बात पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आर्या सोफे से खड़े होते हुए बोली, ठीक है केशव, तुम सारी अरेंजमेंट्स कर लो। हम सुबह की पहली फ़्लाइट से ट्रिप के लिए निकलेंगे। और ईशान, तुम कल सुबह ही ईशा को यहाँ ले आना ताकि राधिका का मन लगा रहे। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगी तो राधिका को अकेलापन कम महसूस होगा। ईशा का नाम सुनते ही ईशाना के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए चिढ़कर कहा, पर आर्या, उसकी यहाँ क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना यहाँ पर। वो लड़की यहाँ आकर मेरा सर दर्द कर देगी, वो भी मुफ्त में। आर्या ने शरारत से अपनी आंखें उस पर टिकाईं। ओह, ऐसा क्या? पर वो तुम्हारा सर क्यों करेगी मिस ईशाना? वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी वाइफ के लिए आएगी। तुम समझी? और चुपचाप कल उसे लेकर यहाँ आना, ये मेरा ऑर्डर है। आर्या ने बेबसी में एक लंबी गहरी सांस ली। हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगी ड्रामा क्वीन को। आर्या का कमरा दिखाया जाता है। आर्या जब अपने रूम में एंटर होती है तो कमरे का माहौल अलग ही था, बिल्कुल शांत। बेड साइड लैंप की हल्की रोशनी में उसने देखा कि राधिका बहुत ही मासूमियत से सुकून से सो रही थी। उसे सोते देखकर आर्या के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। उसके दिन भर की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। वो धीमे धीमे कदमों से उसके करीब आकर बेड पर गई। उसके चेहरे पर कुछ बाल आ रहे थे, जिन्हें आर्या ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही नज़ाकत से हटाया। उसने झुककर आर्या के माथे पर, राधिका के माथे पर किस किया। वो मन ही मन बड़बड़ाई, सच कहूँ तो राधिका, मेरा तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़ कर जाने का मन नहीं कर रहा। इधर दोनों ही ये रात बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। राधिका तो सुकून से सो रही थी, वहीं हमारी आर्या की बेचैनी वो एंड लेवल पे थी। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जैसे ही सुबह के 5 बजे राधिका की नींद खुली, उसने आदत के हिसाब से बिस्तर के साइड में देखा। जहाँ पर हाथ मारते वो समझ गई कि वह जगह खाली थी। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि आर्या कमरे में बिस्तर पर नहीं थी। उसने अपनी नज़रें सामने खड़ी आर्या पर डाली, जो कि 3 पीस सूट पहने, अपना बिजनेस सूट पहने खड़ी थी, रेडी हो रही थी। उसने अपना बैग पैक कर रखा था। राधिका ने हैरानी से उठते हुए पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? आर्या आईने में सामने खड़ी होकर अपने बालों को सेट कर रही थी, सही कर रही थी, कोम कर रही थी। उसने मुड़कर देखा और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ राधिका, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है। मुझे अभी निकलना होगा। मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर बेचैनी आ गई। वो तुरंत बेड से उतरी और आर्या के पास आकर बोली, इतना इतनी अचानक कैसे? आपने मुझे कल रात को ये सब पहले क्यों नहीं बताया? राधिका की आंखों में एक अजीब सा डर और अकेलापन साफ नजर आ रहा था। आर्या ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये कल रात को ही अचानक डिसाइड हुआ। जब मैं कमरे में आई तुम्हें बताने के लिए, तब तक तुम सो चुकी थी और मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। आई विल मिस यू सो मच। ये पहली बार है जब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, और वो भी 3 दिन के लिए। सच कहूँ तो मेरा जाने का 1% भी दिल नहीं है, लेकिन ये डील कंपनी के लिए बहुत बड़ी है। आर्या ने उसे और भी ज़्यादा मजबूती से गले लगा लिया। राधिका ने भी अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसे कसकर उसने भी पकड़ लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद राधिका ने खुद को संभाला और बोली, इट्स ओके। आखिर सिर्फ 3 दिन की तो बात है। 3 दिन दूर रहने से कुछ नहीं होगा।
आप बिना किसी परेशानी के अपने काम पर ध्यान दो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आर्या ने राधिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। थोड़ी ड्रामेटिक वे में उसने कहा, इसका मतलब कि तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगी? राधिका ने उसे चिढ़ाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद मेंशन के बाहर आर्या की ब्लैक लग्जरी कार खड़ी थी। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का पहरा था। आर्या ने निकलने से पहले एक बार फिर राधिका को अपनी बाहों में भरा और उसके माथे पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना वाइफी। अगर ज़रा भी कोई भी बात हो तो बिना सोचे मुझे तुरंत कॉल करना। ईशाना और केशव यहीं पर रहेंगे, जो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमेशा से मौजूद रहेंगे। राधिका ने स्माइल करते हुए कहा, आप भी अपना ख्याल रखना। आर्या ने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया पर वो फिर रुक गई। वो राधिका के कान के पास झुककर बोली, आपको नहीं लगता मिसेस राधिका कि आप कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ भूल रही हैं? राधिका ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, क्या मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। क्या मैं आपकी फ़ाइल या पासपोर्ट ला कर दूँ? वो भूल गई क्या? आर्या ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से राधिका के गुलाबी होठों की तरफ इशारा किया। राधिका शर्मा गई और उसे हल्के से पीछे धकेलते हुए बोली, आप जाओ, मैं कुछ नहीं भूल रही। आई बड़ी। इधर ईशा का घर दिखाया जाता है। करीब सुबह 9 बजे ईशा के घर पहुंच चुकी थी। वो उसके घर के बाहर पिछले 20 मिनट से डोरबेल बजा रही थी। उसे आर्या की बात माननी पड़ी, पर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। ये लड़की कुंभकर्ण की छोटी बहन है क्या? इतनी तेज़ बेल बजा रही हूँ, पड़ोसी भी जाग गए हैं, लेकिन ये महारानी नहीं जागी। उसने एक बार फिर से डोरबेल बजाई। अंदर कमरे में ईशा अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। बेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी और वो चिढ़ गई। ये दूध वाला भी ना रोज़ सुबह नींद ख़राब करने आ जाता है। वो वैसे ही बिखरे हुए बालों और नींद भरी आँखों के साथ उठी। उसने गुस्से में किचन से एक बड़ा सा पतीला उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ी। अरे रुको भैया, आ रही हूँ। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह इतने ज़ोर ज़ोर से बेल मत बजाया करो। मेरी नींद का कत्ल करके आपको क्या मिलता है? उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बिना सामने देखे हाथ में पकड़ा पतीला उसने सीधे उसके सामने उसके मुंह के पास कर दिया। ईशाना ने उसे खाली पतीले को देखा और फिर ईशा के पास सुबह वाले लुक को देखा। उसने उसे एक ठंडी सांस लेकर देखा। ईशाना आंखें खोलकर अभी भी उसी को देख रही थी। फिर ईशाना ने कहा, सामने कौन है देख तो लो। अगर तुम्हारा ये पतीला ख़त्म हो गया तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ईशाना की आवाज़ सुनते ही ईशा की नींद खुल गई। जैसे से ईशा की आंखों से नींद कुछ इस तरह से उड़ गई थी, मानो जैसे सर के बाल किसी के उड़ जाएं। उसने अपनी एक आंख खोली और सामने उसको ईशाना को देखकर उसने अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। उसने तुरंत पतीला पीछे छुपाया और अपनी आंखें मलते हुए ड्रामेटिक वे में बोली, अरे आप सुबह सुबह यहाँ पर दर्शन देने क्यों आ गई? आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? मुझे बस एक बार याद कर लिया होता, मैं खुद आपके वहाँ पर हाजिर हो जाती। ईशाना ने उसे अजीब तरीके से देखा और जाकर सोफे पर बैठ गई। अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो। इतनी देर से मैं खड़ी हूँ बाहर। क्या कुंभकर्ण के रिश्तेदार हो? जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें मेंशन ले जाने आई हूँ। ईशा की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह मिस खड़ूस, आप तो बड़ी फास्ट निकली। पहले प्रपोज़ल रिजेक्ट किया और आज सुबह सीधे ही आपने घर ले जाने की बात की। मतलब इरादा क्या है आपका? सीधे फेरे लेने का प्लान है क्या? इधर ईशाना चिढ़ चुकी थी। वो अपना सिर खुजलाने लगी। उसने कहा, अपनी डेलुलू दुनिया से बाहर आओ। आर्या बिजनेस ट्रिप पर गई है और राधिका अकेली है। आर्या ने कहा है कि तुम वहाँ रहकर उसका ख्याल रखोगी। अब चुपचाप 10 मिनट में रेडी हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ईशा मुँह बना लेती है। सारा रोमांस मिट्टी में मिला दिया। अब राधिका के लिए तो मैं 15 मिनट तैयार होकर आती हूँ। सीन रघुवंशी मैंशन की तरफ शिफ्ट होता है। आधे घंटे बाद जब वो दोनों मैंशन पहुँचे तो राधिका बालकनी में बैठी कुछ पढ़ रही थी। ईशाना की कार देखते ही वो नीचे आई। ईशा कार से उतरते हुए ही भागते हुए राधिका को हक कर लेती है। ईशा सरप्राइज़, कैसी है मेरी जान? राधिका कहती है, ईशा तू यहाँ कैसे और ईशाना के साथ? ईशा कहती है, वो तेरी नूर वाली वो मिस खड़ूस है ना। मेरा मतलब कि आर्या ने इस खड़ूस को बोलकर मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। शायद उन्हें लगा कि तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगेगा या तुम उनके बिना रह नहीं पाओगी।
उसने ईशाना की तरफ देखा और इशारा किया, जो कोई फ़ोन पे बिज़ी थी। ईशाना ने चिढ़कर कहा, राधिका भाभी, आप ही से संभालो अपनी सहेली को। ये 1 नंबर की ड्रामा क्वीन है और कुंभकर्ण की छोटी बहन। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। केशव यहीं आसपास है। ईशाना के जाते ही दोनों सहेलियाँ हंस पड़ी। राधिका को ईशा के आने से सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा दिन उन दोनों ने खूब बातें की। राधिका ने पूछा, अच्छा अब बता, तू क्या बताने वाली थी? ईशा शर्माते हुए सोफे पर बैठ गई और बोली, मेरा दिल तेरे इस खड़ूस पर आ गई है, यानी कि तेरी आर्या की असिस्टेंट पर। राधिका हैरान रह गई, क्या तू ईशाना को पसंद करती है? पर यह कब और कैसे हुआ? ईशा ने अपनी और ईशाना की पहली मीटिंग से लेकर प्रपोज़ल रिजेक्ट होने तक की सारी बातें बता दी। वो खड़ूस समझती है पता नहीं क्या खुद को, पर मैं भी ईशा हूँ, हार नहीं मानूंगी। राधिका हंसते हुए बोली, बेचारी ईशाना, उसे नहीं पता कि उसने किस आफत को दावत दी है। वैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो किसी और को पसंद करती है, तो तू ट्राई कर सकती है। ये सुनकर ईशा खुशी से नाचने लगी। पूरा दिन मस्ती में बीता, लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल फिर से वही भारीपन आने लगा। रात का वक्त था। ईशा गेस्ट रूम में सो चुकी थी। राधिका अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। अचानक राधिका के फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। एक अनजान नंबर से मैसेज था। मैसेज पढ़ते ही राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। अकेली हो? वैसे मेंशन की गार्डन की वो बेंच अब बहुत सूनी लग रही है, जहाँ कल तुम आर्या के कंधे पर सिर रख कर बैठी थी। संभल कर, हर दीवार के पीछे कोई देख रहा है। मुझे तुम उसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सिर्फ 3 दिन के लिए गई है, पर क्या पता है कि वो कभी वापस आए ही ना। मोबाइल पर आए उस मैसेज को पढ़कर राधिका पूरी तरह से शिवर करने लगती है। उसने तुरंत खिड़की के पर्दे गिरा दिए। उसका दम घुटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे कैसे देख सकता है। तभी एक और मैसेज आया, ब्लॉक करने की गलती करना मत राधिका, वरना तो आर्या कभी भी उस ट्रिप से ज़िंदा वापस नहीं लौट पाएगी। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो ये बात किसी को मत बताना, ना पुलिस को, ना ईशाना को और ना ही आर्या को। खामोश रहो, वरना तबाही के लिए रेडी रहो। राधिका सहम जाती है, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब लिखा, अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो अंधेरे में छुपकर कायरों की तरह मैसेज क्यों कर रही हो? सामने आओ, तुम मुझे आर्या से कभी भी अलग नहीं कर सकते। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राधिका डर की वजह से उछल पड़ती है। कौन है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। राधिका, मैं हूँ ईशा, क्या हुआ? तू अभी तक सोई नहीं? राधिका ने राहत की एक गहरी सांस ली और फ़ोन छुपा लिया। नहीं ईशा, बस नींद नहीं आ रही थी। ईशा ने उसे समझाया और सोने को कहा। राधिका बेड पर तो गई, पर उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। वो कहीं गायब हो चुकी थी। ठीक इधर दिखाया जाता है शनाया मल्होत्रा का मेंशन। शहर के एक शांत जगह पर एक आलीशान कमरे में शनाया अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देख रही थी। उसके हाथ में जलती हुई उसकी सिगरेट, दूसरे हाथ में एक वोडका। राधिका का वो मैसेज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से हंसी। अभी तो खेल शुरू हुआ है राधिका। आर्या ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं उसकी सबसे कीमती चीज़ तुम्हें छीन लूँगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि अटैक कहाँ से हुआ। उसने सिगरेट का एक कश लिया और खिड़की से बाहर रात की तरफ देखने लगी। वहाँ घना अंधेरा था। इधर आर्या रघुवंशी, तुम्हारी बर्बादी की गिनती शुरू हो चुकी है। तुमसे अपना बदला लेने का वो वक्त आ चुका है। इधर मेंशन की लाइटें तो जल रही थीं, पर राधिका की ज़िंदगी में एक बहुत गहरा काला अंधेरा छा चुका था, जिसने अपनी जगह बना ली थी। सो गाइज़, ये कहानी अब ख़त्म होने वाली है। वैसे तो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आपके ओपिनियन पे ही स्टोरी एंड होगी। वैसे तो अगर स्टोरी ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।